अब इस बजटरी डेफिसिट में से मैंने एक चीज़ हटा दी, दैट इज़ लोन। तो एक सेकेंड, मैं सीधे उस पर आ रही हूँ, फिस्कल पे। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट की व्याख्या सुन लीजिए। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसका हिंदी में क्या मतलब है? रिसीट में से बोरोइंग वाला पोर्शन हटा के जितनी रिसीट बची उसे एक्सपेंडिचर से तुलना करो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट। और वही कंट्री की ट्रू पिक्चर बताता है और वही कंट्री की बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि अच्छा इतना आपको उधार लेना पड़ा, कम पड़ गए पैसे, दैट्स वाई। तो ये एग्जाम की लाइन है कि फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या, कैसे, क्यों, अब उसमें दिमाग मत लगाओ। एंड अमंग द टू विच शोज द ट्रू पिक्चर? बजटरी एंड फिस्कल में फिस्कल। एंड ऑल्सो एक छोटी सी बात, प्रैक्टिकल्स में बाकी जानकारी गायब कर दें तो फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग होती है। इसको LEARN लर्न दिमाग में घुसा लो कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है तो जो बोरोइंग है उसी को बोलते हो फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि बोरोइंग ही फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्यों, कैसे, क्या, दिमाग नहीं है, समय नहीं समझाने का। अब इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जिस कंट्री में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट की तुलना में, उसका नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान डेट ट्रैप, उधारी का शिकंजा। USA से पैसे लिए रशिया को पे करने के लिए, अगले साल कम पड़े, रशिया को वापस करने थे तो चाइना से ले लिए, चाइना से कम पड़ रहे जापान से ले लिए, तो उधारी के शिकंजे में फंस गए आप। तो ये हो गया डेट ट्रैप पहला। दूसरा, इन्फ्लेशन। देखो, कंट्री में अगर पैसे कम पड़ते हैं तो गवर्नमेंट को सबसे पहली चीज़ सूझती है कि वो अपने सेंट्रल बैंक को बोलता है नोट छाप दो। भैया नोट छापन की मशीन, गाना तो सुनने में अच्छा लगता है, परंतु जब वो नोट छपते हैं और वो इकनॉमी में जाते हैं तो इकनॉमी की मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से सप्लाई उतनी बढ़ती नहीं है, तो हो जाता है इन्फ्लेशन। तो ये दूसरा असर है। तीसरा असर, जब भी आपको पैसे कम पड़ेंगे, पहला ऑप्शन आप सोचोगे नोट छाप लें। नोट छापने के लिए 200 करोड़ का इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है, उतने रिजर्व होने चाहिए। नहीं है रिजर्व आपके पास फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड के, तो आप सोचोगे चलो फॉरेन कंट्री चलें, वहाँ चल के लोन ले लें। जैसे ही आप किसी से लोन लोगे, एक सीधी साइकोलॉजिकल बात है, जो आपको लोन देगा आप उससे दबोगे। जो इंडिया की हालत थी, इंडिया ने अपनी आज़ादी के बाद वी ऑलवेज हैड अ डेफिसिट बजट। हम जाके लोन लेते थे USA से, और उसको पता था कि इनको शिकंजे में करना है, इनको प्यार से चुपचाप से लोन दे दो, तो वो भी हमें लोन देते जा रहे थे। हम दबते गए, लेते गए लोन, दबते गए, ये स्थिति आ गई। हम पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ करना भी चाहते थे तो USA वहीं से आंख दिखा देता था, लोन वापस करना पड़ेगा, चुप रहो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। और इस चक्कर में हम दबते गए USA से भी, और पाकिस्तान हमारे सर पे नाचता रहा। यही हुआ, वरना हम जब आज़ाद हुए थे 10 टाइम्स का रेशो था, हम 10 गुना बड़े थे, वो 1/10 थे हमसे, और फिर भी हम दोनों बराबरी के धरातल पे थे, क्योंकि उनके पास बैक सपोर्ट किसका था? USA का। USA उनको उधर से सपोर्ट करता था और हमें लोन दे के दबा देता था। तो लोन इज़ वर्स्ट थिंग दैट अ कंट्री कैन डू। अभी जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तीनों को लोन से किसने भर दिया? चाइना। चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है और सबको लोन देते देते पता चला हमारे आसपास की सारी कंट्री चाइना से दबी हुई है, तो हम ही ना दब जाए। तो ऐसे सब वो सब पॉलिटिकल उसमें चलता है। एनीवेज, अभी अपन इतनी सी बात पढ़ लें कि 4 वर्ड याद रख लो, की वर्ड, कि जब भी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होगा तो एक तो आप उधार लेने के शिकंजे में फंसोगे, दूसरा नोट छापे तो इन्फ्लेशन होगा, लोन लिया तो फॉरेन डिपेंडेंस होगी, और दोनों ही कारणों से फ्यूचर की ग्रोथ अफेक्ट होगी, क्योंकि लोन लिया है तो वापस करना पड़ेगा और ब्याज देना पड़ेगा, उससे फ्यूचर जनरेशन्स बहुत दब जाएंगी कर्ज में। ओके, 4 कीवर्ड याद कीजिए। व्हाट आर द कीवर्ड्स?
बताइए इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल बजट डेफिसिट कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसको बचाने की स्थिति क्या है? दो, एक नोट छापन की मशीन लगा लो विच इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, और एक उधार ले लो। दोनों ही स्थितियां बहुत खराब हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया तुम्हें कि बोरोइंग से हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से दब जाते हैं, और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट में हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दोनों ही खराब हैं, फिर भी पहला वाला कम खराब है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर हो सकता है कमाई हो जाए तो लोन वापस कर दो, बट एक बार नोट एक्स्ट्रा छाप दिए 7-8 साल तक इन्फ्लेशन कंट्री में चलेगा, तो इसलिए ज़्यादा डेंजरस सेकंड वाला है। बोरोइंग फिर भी ठीक है। ओके, सो ये आप हिंदी में लिख लीजिए, वहाँ इंग्लिश हिंदी जिसमें लिखना है। फिस्कल डेफिसिट इज फिल्ड विद बोरोइंग, देयरफॉर जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतना आपको बोरो करना पड़ता है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग कहा जाता है। लॉजिक समझ में आया क्या बोला मैंने, कि क्यों उसको एक ऐसा बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट अगर हो गया है तो उसको भरा कैसे जाता है? बोरोइंग से, और बोरोइंग फिर उतनी ही तो लोगे जितने रुपए का डेफिसिट है। इसलिए कंक्लूजन ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग होता है। फिस्कल डेफिसिट को भरा कहाँ कैसे जा सकता है? दो चीज़ों से, नोट छाप के और बोरो करके। दोनों में नोट छापना थोड़ा नुकसानदायक है तो अपन बोरो करते हैं। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्री की बोरोइंग नीड्स को दर्शाता है। और क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ ना लिखा हो तो फिस्कल डेफिसिट को ही अपन बोरोइंग कह देते हैं। सॉर्टेड है ये बात एवरीवन? हाँ जी, ओके। और हाउ टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट बताइए, व्हाट्स द फॉर्मूला? टोटल रिसीट माइनस टोटल, मतलब दोनों का कंपैरिजन, कुछ भी पहले लिख लो। टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, मगर रिसीट में से क्या छोड़ना है? वेरी गुड। अब आते हैं अपन, एक छोटी सी अपन ने बीच में छोड़ दी, रेवेन्यू डेफिसिट। देखो मैंने तुम्हें कहा कि अपन 3 तरह के डेफिसिट पढ़ेंगे, बजटरी, फिस्कल और प्राइमरी। मेरे विचार से पूरी क्लास को बजटरी और फिस्कल का डिफरेंस तो क्लियर है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बस इसमें हमने रिसीट में बोरोइंग को छोड़ दिया है, बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब बजटरी के 2 टुकड़े हैं, एक कैपिटल माने कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो, इसको इकोनॉमिक एनालिसिस में देखा नहीं जाता। उसका दूसरा छोटा बच्चा है रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों रेवेन्यू को कंपेयर कर लो। बजटरी में क्या था? पूरी रिसीट और पूरा एक्सपेंडिचर, और इसमें क्या है? ओनली रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट शोज उस पर्टिकुलर ईयर की रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। इतना सिंपल। ये तो ठीक है, इसको ब्रिज कैसे करें? तुम्हारे घर में सपोजिंग फादर अर्न करते हैं और मदर भी चलो हाउसवाइफ नहीं है, वर्किंग है, दोनों मिलके फ़र्ज़ करो साल भर का 5 लाख रुपए कमाते हैं, मान लेते हैं अपन ऐसा। तो दोनों अगर साल भर का 5 लाख रुपए कमाते हैं और खर्चा तुम्हारे घर में दादी जी भी हैं साथ में, और भी कुछ खर्चे तुम्हारे घर में लगे हैं, तुम बच्चे हो 2, एक, जितने भी घर में भाई बहन हैं और जो भी हैं, खर्चा है 7 लाख और आमदनी है 5 लाख, क्या करें? 2 ऑप्शन है, या तो कमाई बढ़ा लो, पेरेंट्स पार्ट टाइम के साथ और भी एक्स्ट्रा अर्निंग करें, कुछ करें, और या खर्चे कम कर लो। तो जब भी रेवेन्यू में डेफिसिट आता है तो 2 ऑप्शन है, कमाई बढ़ा लो या खर्चे घटा लो। अब ये बोलना आसान है, करना आसान नहीं है, क्योंकि खर्चों में अगर बच्चों की एजुकेशन है, खाना पीना है, मेडिसिन है बड़ों की, क्या कम कर लो? क्या तुम्हें स्कूल भेजना बंद कर दें? व्यस्त तो पढ़ नहीं रहे और स्कूल नहीं और भेजेंगे और झाइल हो जाओ हाँ या ना? तो ये कम कर नहीं सकते। घर में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उन्हें कम कर नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिसीट बढ़ानी होगी। रिसीट का मतलब है गवर्नमेंट के एंगल से टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है।
तो ये रेवेन्यू डेफिसिट को सॉर्ट करने के तरीके हैं। फिर से फिस्कल के दो तरीके क्या पढ़े थे, बोरोइंग और नोट छापना, और रेवेन्यू के दो, खर्चा कम करना, रिसीट बढ़ाना। ये तुम्हें अलग अलग ऐसे याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर मैंने तुम्हें पहले इसके प्रैक्टिकल्स भी कराए थे काफ़ी सारे, तो ये तो तुम अभी ठीक ही चल रहे हो। अब इस पे आ जाते हैं, प्राइमरी डेफिसिट लास्ट वन। पूरी क्लास क्लियर है ना डेफिसिट्स में? बताओ सबसे पहला डेफिसिट क्या पढ़ा? बजटरी, एब्सोल्युटली क्लियर। बजटरी और फिस्कल में क्या डिफरेंस? बोरोइंग। और बजटरी के दो बच्चे कौन हैं? कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एग्जाम में आता नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को ही बस कंपेयर किया है। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट को ब्रिज करने के तरीके क्या बताए? कमाई बढ़ा लो, खर्चे कम कर लो। फिस्कल डेफिसिट को सुधारने के तरीके, बोरो कर लो, नोट छाप लो। और हम नोट छापना जो है वो पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे आगे तक की इकोनॉमी बिगड़ती है, तो बोरोइंग कर लेते हैं। दैट्स वाई फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। जितना डेफिसिट होगा उतना ही बोरो कर लोगे, इसलिए वो वहाँ से हम निकालते हैं ना। प्राइमरी डेफिसिट वेरी वेरी सिंपल। इस साल इंडिया को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने बोरो कर लिया। बताओ, बोरोइंग के साथ एक चिपकी हुई चीज़ क्या आती है? इंटरेस्ट। तो अब आपका अगले साल, वैसे तो कंट्री में वैसे ही इतना खर्चा हो रहा था, इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? वैसे ही कंट्री में पैसे कम थे और इस साल की कमी को पूरा करने के लिए आपने लोन ले लिया, तो अगले साल आप पे एडिशनल बर्डन आ गया, और वो क्या है? इंटरेस्ट। तो अगले साल क्या होगा? अगले साल इस इंटरेस्ट के कारण देश और ज़्यादा डेफिसिट में जाएगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि इस साल के कारण कितना डेफिसिट हुआ अगले साल, तो आप फिस्कल डेफिसिट बोलो। पर आप चाहते हो प्योर 2024 में इंडिया में कितने पैसे कम पड़ने वाले हैं, तो उसमें हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट उस साल का खर्चा नहीं है, वो इस साल की देन है। बोलो हाँ या ना? और हम चाहते हैं प्योर 2024 में इंडिया में कितने पैसे कम पड़े, तो फिस्कल डेफिसिट में से क्या हटा दो? इंटरेस्ट, क्योंकि वो उस साल का खर्चा नहीं है, वो किस वजह से जन्म लिया है? इस साल की वजह से। और हम क्या पता करना चाहते हैं? ओनली 2024 में हमने क्या ऐसा खर्चे कर लिए जो पैसा कम पड़ गया। तो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। Why did we minus the interest? Because वो उस साल की गलती नहीं है, वो गलती किस साल की है? All right? तो very important for the exam. Fiscal deficit minus interest is primary deficit. अगर किसी ने लोन ही नहीं लिया, लोन नहीं लेंगे तो ब्याज होगा क्या? तो अगर इंटरेस्ट होगा ही नहीं तो कौन से दो डेफिसिट एक जैसे आएंगे? फिस्कल एंड प्राइमरी, क्योंकि फिस्कल में से इंटरेस्ट माइनस हुआ तो ही तो प्राइमरी आया। अगर ये जीरो है तो ये और ये बराबर ही तो हुए। बोलो हाँ या ना? तो ये लाइन एक ये भी याद रख लेना, दो तीन बातें याद रख लेना। नो लोन, फिस्कल डेफिसिट विल बी इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, एंड प्राइमरी डेफिसिट ही मुख्य कारण होता है फिस्कल डेफिसिट का। ओके, चलो अब एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। लेट अस डू अ स्मॉल पॉइंट। कभी कभी पास्ट में ऐसा फुल लेंथ क्वेश्चन भी आया है 4 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अभी तुम सिर्फ उसका कंसेप्ट ध्यान से सुन लो, लैंग्वेज की कोई चिंता मत करो। सबसे पहले रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है? जैसे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है, वहीं गुजरात में इंडस्ट्री काफ़ी वेल डेवलप्ड है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम मध्य प्रदेश में लोगों को प्रेरित करें कि वो यहाँ आके फैक्ट्री वगैरह खोलें और देश के रिसोर्सेज वहाँ से गुजरात से हट के यहाँ एमपी में आएँ, तो वो लोग इस तरह की छूट दे देते हैं कि हम आपको कोई सब्सिडी दे देंगे, टैक्स कंसेशन दे देंगे। ये सब बजट में ही होता है। तो ऐसा करने से एक कंट्री में एक जगह जहाँ रिसोर्सेज लग रहे थे उसकी जगह दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो रिसोर्स का एलोकेशन शिफ्ट करना बजट के थ्रू ही होता है।
इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे रतन टाटा सर ने सोचा कि 500 करोड़ रुपए लगाएं वो एक कार के प्लांट में, बट गवर्नमेंट ने सिगरेट के या किसी और पेपर के या किसी मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रहा था, सिगरेट तो नहीं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाह रहा था, तो गवर्नमेंट ने पेपर मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दे दी। तो सब्सिडी को देख के रतन टाटा सर ने सोचा कि हमारा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और वो कार का प्लांट खोलते खोलते कौन सा प्लांट खोल लिए, पेपर का। तो कभी कभी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा लोगों का पैसा पहुंचवाना चाह रही है तो टैक्स और सब्सिडी का यूज़ करते हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, देश के रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना थ्रू द बजट मैकेनिज्म ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी। ऐसे ही एक और ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। देखो, एक तरफ है मुकेश अंबानी, इतना पैसा है कि उनकी 50 मतलब पुश्ते जो है ना, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना कमा चुके हैं। और एक तरफ एक भिखारी है जिसके पास सुबह खा लिया तो शाम के खाने का पता नहीं। तो इतनी ह्यूज इनइक्वालिटी है कंट्री में, तो इसको गवर्नमेंट कैसे ब्रिज करती है? रिच लोगों पे लगाती है टैक्स। उस टैक्स से गवर्नमेंट सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, ट्यूबवेल्स, वाटर पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस, ये सब लगाती है। उसका फ़ायदा गरीब लोगों को भी मिलता है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो इनकम का गैप कम होता है। रिच लोगों के पास से टैक्स जाता है तो वो थोड़े नीचे आते हैं और गरीब थोड़े उठते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों का कुछ तो मैच करने की स्थिति में आता है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देश में अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का हो जाता है, वो तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बिगड़ती है। तो गवर्नमेंट को डिमांड कम करना है तो टैक्सेशन बढ़ा देता है। जैसे ही टैक्सेस बढ़ते हैं तो लोगों के हाथ में पैसे ही कम बचते हैं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम। तो इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल में लाती है गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फिर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट की बहुत सारी एंटिटी हैं, जैसे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की कई बार सैलरीज गवर्नमेंट को अपने बजट में से देनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट रेलवे को बंद भी नहीं कर सकती। पूरे देश को के युवाओं को, देश के बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए रेलवे सबसे सस्ता सोर्स है। तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कैसे भी वो चलता रहे, भले ही उसको लॉस होता रहे, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू उसको मेंटेन करती है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसमें तुमने पढ़ा था कि 1 रुपये इन्वेस्ट होता है तो वो कई गुना इनकम को जन्म देता है। तो इन्वेस्टमेंट तो तभी होगा ना देश में जब बचत होगी। बोलो हाँ या ना? तो बचत को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर लेता है। तो अगेन बजट के मैकेनिज्म के थ्रू ही ग्रोथ एंश्योर होती है। बजट में गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है, लोगों की बचत होती है, लोग बचत को बैंक में रखते हैं, बैंक उसको लोन के रूप में देता है, वो इन्वेस्ट होता है और चेन चली भाई चेन चली। 1 रुपये इन्वेस्ट होके कई गुना इनकम को जन्म देता है। तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। अब तुम्हें अंदर का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम सिर्फ हेडिंग को याद कर लो, कुछ नहीं हो सकता इस वक्त। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। एक है हम और एक है गुजरात। हम हमेशा कटोरा लिए ही खड़े रहते हैं। और हमारा एक हिस्सा था छत्तीसगढ़, उसको भी हटा दिया तो पूरी सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह सब छत्तीसगढ़ में चली गई। तो मध्य प्रदेश तो कुछ बचा ही नहीं भीड़ इलाके के अलावा और क्या। तो अब हमारी कंट्री में 28 स्टेट 29 स्टेट सब में अलग अलग इनकम लेवल है। तो ये रीजन की जो डिस्पैरिटी है इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बजट का इस्तेमाल करती है कि हम बैकवर्ड रीजन जैसे मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन यूनिट वगैरह सेट करें। मध्य प्रदेश में वर्ल्ड नहीं इंडिया का सबसे ज़्यादा भील ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है। तो हमारी मध्य प्रदेश की इनकम बहुत कम है। चलो भैया, तो बताओ कितने बजट के ऑब्जेक्टिव पढ़े? 6 में से कोई से याद रह जाएंगे? हेडिंग याद कर लो भैया, हेडिंग कीवर्ड्स याद कर लो।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।